गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सी सेट की क्लास में। मैं वीके मिश्रा। सबसे पहले तो एक बात करते हैं कि सी सेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और सी सेट का सिलेबस क्या है और सिविल सर्विसेज में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो रिक्वायरमेंट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है ना, 33% चाहिए, क्वालिफाइंग है, सही है। ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मतलब यह है कि मोर और लेस लगभग 27 क्वेश्चन चाहिए, यानी मान के चलिए कि लगभग 30 क्वेश्चन हम कर लें, सेफ हो जाए, लेकिन 30 क्वेश्चन एग्जैक्टली करना पड़ेगा, राइट। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर हमें 30 क्वेश्चन आने चाहिए, राइट। अब इस 30 क्वेश्चन में सिलेबस आप अपना देख लीजिए। तो सी सेट का सिलेबस, मेरी आवाज़ तो सबको पहुंच रही होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे हैं सभी लोग समझे कि जो हमारा सी सेट का सिलेबस है, सी सेट मतलब समझते हैं ना, सी सेट का मतलब समझते हैं सब लोग, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्लियर? अच्छा, इसे एप्टीट्यूड क्यों कर दिया? आपने देखा होगा ना कि जो सिविल सर्विसेज के दो पेपर होते हैं, उन दोनों पेपर का नाम जीएस नहीं है। एक का नाम जीएस और एक का नाम सी सेट, ऐसा नहीं है, दोनों का नाम सी सेट है। और वो सी सेट का एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। देखिए, सी सेट का मतलब क्या है कि ये सिविल सर्विसेज है, यहां है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब समझते हैं? यह एप्टीट्यूड टेस्ट है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? अगर आपको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो यूं समझिए कि कॉमन सेंस का टेस्ट है। एम आई राइट? और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका मतलब यह प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है कि किसका माइंड कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मतलब कितना जल्दी क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं, क्विक परफॉर्म कर सकते हैं। यही इसी का टेस्ट है सी सेट। यानी माइंड के क्विकनेस की टेस्ट है, कितनी जल्दी आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी बात सुन रही? आपको कोई मारने जा रहा है, कितना जल्दी आप हट सकते हैं। आप कहीं फंसे, कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं कि वहां से उस सिचुएशन से निकल जाएं। दिस इज द मीनिंग ऑफ सी सेट। अब हम इसके सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस के बारे में समझिए कि सबसे पहला सिलेबस है मैथमेटिक्स का। इसे हम कहते तो हैं मैथमेटिक्स है, लेकिन ये मैथमेटिक्स नहीं होता। मैथमेटिक्स या मैथ्स, इसके साथ आता है रीजनिंग, यही ना। इसके बाद आता है आईपीएस। आईपीएस मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सी सेट के लिए। आपने देखा होगा कि इस बार यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी। तो यह है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल है। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में समझ में आ रहा है सबको? सबको आ रहा होगा। बाकी और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे कि समझ में आ रही बात। चौथा जो टेस्ट है वो आपका है डीएम का। डीएम मतलब डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। जो पांचवा है सिलेबस में वो है डीएस। डीएस मतलब डेटा सफिशिएंसी टेस्ट है। डेटा सफिशिएंसी टेस्ट है। और जो छठवां आपके सिलेबस में उसे हम डीआई कहते हैं। डीआई मतलब समझ रहे हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन। जो छठवां है, जो सातवां है आपका, वह है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन यह दोनों भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश में। कंप्रीहेंशन मतलब समझ रहे होंगे, है ना।
इंग्लिश में तो इसे कंप्रिहेंशन ही कहते हैं, हिंदी में इसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं, जो बिना पढ़ा हो और वो आ जाए। ये आपका सिलेबस है पूरा पूरा। अब आप समझिए कि इस सिलेबस में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से कर लेना तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और डीआई, ये तीनों मिलाकर आपके सिलेबस में इसका रोल 40 से 45 क्वेश्चन का है, या कभी कभी ये 50 क्वेश्चन में पहुंच जाता है। 50 क्वेश्चन है, यानी 3 ही पढ़कर हम 50 क्वेश्चन ला सकते हैं। इसका मतलब और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये जो इंटरपर्सनल स्किल है ना, आईपीएस है ना, इसका रोल इतना ज़्यादा हो जाता है कि यह अकेले ही उठाकर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस साल हुआ था, 10 से 15 क्वेश्चन यह अकेले ही आ जाता है। इसी तरह 10 से 15 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन से आ जाता है, पता है ना आपको। 10 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन से, 5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से फिक्स है, सबसे लास्ट में आता है ये 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स है डिसीजन मेकिंग का। फिर इन सबको मिलाकर डीआई भी इसी तरह 3 क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी भी दो क्वेश्चन है। कुल मिलाकर पूरा अगर हमें एक स्ट्रेटजिकल प्लान करें, अगर हम एक स्ट्रेटजी बनाएं कि सीसेट को कैसे क्वालिफाई करें, तो 2-3 चीज़ पर काम कर लें। एक तो मैथमेटिक्स पढ़ लें, तो मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे ना, मैथमेटिक्स अगर ठीक से हो जाएगी तो डीआई अपने आप आ जाएगी। यानी एक चैप्टर, एक चीज़ पढ़ने से दूसरा आ जाएगा, और मैथमेटिक्स के साथ अगर डीआई आ गए तो रीजनिंग बड़ा इजी हो जाएगा। यानी यह काम चल जाएगा यहाँ से। हाँ या नहीं बताइए, क्लियर है। इसका मतलब और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, पढ़ना सब कुछ है। क्योंकि वेरिएशन ऐसा दिखा कि कभी मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा हो गया, कभी इंटरपर्सनल स्किल का वेटेज ज्यादा हो गया, कभी कंप्रिहेंशन का वेटेज ज्यादा हो गया। इसका मतलब आप बाकी ये सब छोटे छोटे हैं। मेजर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आईपीएस और कंप्रिहेंशन है, यही 4 है। ठीक है, तो मेरे पास आपका ये सारा है एक्सेप्ट कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन के अलावा सारी चीज़ मेरे पास होगी, मैं आपको इसे कराऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले मैथमेटिक्स पर। ठीक है, मैथमेटिक्स को देखिए, 2 बात है। रेडी है ना। जैसे एक बात समझिए कि यह जो मैथ्स का सिलेबस है, आपका सिलेबस बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, ऐसे समझिए कि इस सिलेबस को एसएससी वाला बच्चा भी पढ़ता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सबऑर्डिनेट सर्विस वाले, और इसी मैथ को सिविल सर्विसेज वाले भी पढ़ते हैं, है ना। फिर दोनों में अंतर क्या है? इसका मतलब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाते हैं क्या? नहीं, तो दोनों में कुछ अंतर तो जरूर होना चाहिए। इसी अंतर को आपको ना समझना है कि दोनों में इक्वलिटी नहीं है, दोनों में समानता नहीं है। यह लोग, ये एसएससी वाले मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसमें ये लोग फार्मूला पढ़ते हैं, यह लोग ट्रिक्स पढ़ते हैं, है ना। यह लोग माना एक्स, माना वाई, माना जेड पढ़ते हैं, यानी ये लोग बहुत बड़ा 3-5 करके पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज वाले क्या करेंगे, चूंकि यह मैंने आपसे कहा कि यह सी सेट है, यानी यह एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो इसे एप्टीट्यूड की तरफ पढ़ना है। एप्टीट्यूड लिख कर लगता है क्या? नहीं, इसका मतलब यह है कि हम इसे कॉमन सेंस से हमें पढ़ना पड़ेगा। यह हमारी डिमांड है, हमारे एग्जाम की डिमांड है, कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस का मतलब होता है ओरल। ओरल का मतलब होता है बिना नोटबुक और पेन के यूज के। यानी यह पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को करने के दौरान आपको नोटबुक और पेन का यूज न करना पड़े, यही एप्टीट्यूड है। मेरी बात समझ आ गई? यही डिमांड है आपसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डीआई और डीएस के क्वेश्चन करते समय आपको नोटबुक की जरूरत न पड़े, पेन की जरूरत न पड़े, रफ की जरूरत न पड़े, तो समझिए कि फिर आप सफल हो गए। अच्छा, कभी आपने सोचा कि यह सिविल सर्विसेज के सिलेबस में यूपीएससी ने सी सेट में मैथ्स क्यों रखा? आप सभी लोग सिविल सर्विस वाले हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। एक चीज मुझे बताइए कि 10th लेवल की मैथ है, 10th लेवल की है ना, क्या जरूरत है? अच्छा ये बताइए, बच्चा 10th में मैथ क्यों पढ़ता है? 10th में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मैथ पढ़ाई जाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे बच्चा जब 11th क्लास में जाता है तो हम उससे मेरी भाषा तो समझ में आ रही होगी सबको।
तो उसे हम पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि तुम पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले। कब पूछते हैं? 10th में या 11th में? इसका मतलब 11th क्लास से पूछते हैं कि भाई पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब 11th क्लास से मैथ की शुरुआत होती है, नहीं? तभी तो हम 11th क्लास में पूछते हैं कि अच्छा ये पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले। 10th में तो पूछते हैं क्या? इसका मतलब 10th एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इज दैट क्लियर? कॉमन प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब 10th में मैथमेटिक्स नहीं होगी फिर, क्योंकि हम 10th वाले को तो मैथ कहते ही नहीं है। हमने नहीं कहा ना 10th में कि मैथ पढ़ते हो या बायो पढ़ते हो, तो इसका मतलब 10th में मैथ तो नहीं होगी। तो 10th में पढ़ना क्या है? अच्छा वो मैथ वाला भी पढ़ता है, बायो वाला भी पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। इसका मतलब 10th में एक कॉमन अप्रोच है जिसे हमें आपको आना चाहिए, और यही कॉमन सेंस आपको किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में सहायक होती है, मदद होता है इससे, इस मैथमेटिक्स से। आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एनालिटिकल अप्रोच पैदा करता है, पता है ना? एनालिटिकल अप्रोच मैथमेटिक्स से ही पैदा होता है। तो इसलिए इसे पढ़ा जाता है कि बच्चे का कॉमन सेंस डेवलप हो जाए, और कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा तो हर जगह कॉमन सेंस लगा सकता है। कभी आपने देखा होगा ना कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आप, यह एक र्यूमर है, केवल र्यूमर है और कुछ नहीं है। क्या आप लोग देखते हैं कि अच्छा यूपीएससी में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनको वो जल्दी क्वालिफाई कर जाते हैं। सुना है ना ऐसा मार्केट? हाँ, नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बताएंगे। इसका ये केवल और केवल एक र्यूमर है, ऐसा नहीं है, ये केवल र्यूमर है। ह्यूमैनिटी वाले, अच्छा लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी वाले का जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी वाले का रिजल्ट कम होता है, ऐसा नहीं है। एक ना साइको इंपैक्ट डाला गया है। साइको इंपैक्ट डालने का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करिए कि दो लोग हैं, एक बड़ा लंबा चौड़ा मोटा व्यक्ति है और एक बड़ा सा हल्का हल्का है, और हल्के वाले के मन में डाल दिया गया कि देखो ये बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है, इसे लड़ोगे तो दबा देगा तुम्हें। तो यह जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला गया ना, वो 50% वैसे भी दब गया। पता है ना आपको कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, कुछ भी करने, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक चीज बहुत आवश्यक है। क्या है वो? आप में से कोई बताए? सब्जेक्ट का नॉलेज या कुछ और? क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि किसी भी एग्जाम को, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता ही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स और साइंस सेल्फ कॉन्फिडेंस ही पैदा करता है। मैथमेटिक्स और साइंस आपको बता देता है कि आप कैसे काम करते हैं, और यह 10th लेवल तक ही पर्याप्त है, उसके बाद तो स्पेशल हो जाता है। तो अगर 10th लेवल तक सबने पढ़ा है, जिसका मतलब सब उसी लेवल पर हैं। बस इतना है कि हमें यह ना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट द्वारा दबा दिया गया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हिस्ट्री वाला बच्चा जब हिस्ट्री पढ़ता है, सपोज वो 100 पेज की हिस्ट्री पढ़ता है, तो उससे अगर कहा जाए कि बेटा एक काम करो, ब्रीफ नोट बनाओ, तो वो 10 पेज में बनाता है मैक्सिमम। अगर बहुत कम बना पाया तो 10 पेज से कम तो नहीं लेता, वो 10 पेज कम से कम ले लेता है। और इसी को अगर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को कहा जाता है, तो वो एक पेज में बनाकर उसका डायग्राम साइग्राम खींच खाच कर एक पेज में बनाकर दीवार पर चिपका देता है, और उस एक पेज से 100 पेज हिस्ट्री पढ़ जाता है ना, जिसे आप सिनॉप्सिस कहते हैं। और यही सिनॉप्सिस आपके लिए काम आती है। तो चले, इसका मतलब मैथमेटिक्स का रोल आप समझ गए कि ये केवल और केवल कॉमन अप्रोच है, कॉमन सेंस। तो हम लोग भी कॉमन सेंस से ही पढ़ेंगे। तैयार हैं सब लोग? आइए चलिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस और कॉमन सेंस से पढ़ना है ना। आपको आना क्या क्या चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम तो 1 से लेकर 9 तक टेबल आता है। दूसरी जो चीज है वह आना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 रुपए में 40 आम आते हैं, सभी हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले भी हैं? इंग्लिश वाले। अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में 40 आम, यानी देयर इज 40 मैंगो इन 1 रुपीज। अगर 1 रुपए में 40 आम आता है तो व्हाट्स अबाउट इन 2 रुपीज? 2 रुपए में कितना आएगा? 2 गुणित 40, मेरे साथ बोलेगा जरूर, है ना? कितना आएगा? 80। 3 रुपए में कितना आएगा? 3 गुणित 40 यानी 120 आम। इज दैट क्लियर?
अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5 रुपए में कितना आम आएगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5 रुपए में कितना आम आएगा, तो आप कहेंगे सर 2/5 गुणित 40, यही ना, 5 8 40, 8 दूनी 16 आम आएगा, यही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, और इन्हीं सारी बात को ध्यान रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी में अगर एक का मूल्य दिया रहे, एक से ज्यादा का पूछे या एक से कम का पूछे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इंग्लिश में कहा जाए कि द वैल्यू ऑफ one things is given, then to calculate the value of more than one things or less than one things, it should be मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, तीसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो यह है कि अगर मान लिया जाए मैं आपसे कहूं कि देर आर 60 मैंगो इन 5 रुपीज, 5 रुपए में 60 आम आते हैं। कितने आम आते हैं? 60 आम आते हैं। तो देन व्हाट्स अबाउट इन 1 रुपीज, 1 रुपए में कितना आम आएगा? 60/5, कितना आम आएगा? 12। इसका मतलब 1 रुपए में 12 आम। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला कि अगर एक से ज्यादा की वैल्यू पता रहे, एक से ज्यादा की वैल्यू पता रहे और एक का निकालना हो तो क्या कर देते हैं? भाग। यानी इफ द वैल्यू ऑफ मोर देन वन थिंग्स आर गिवन, देन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन थिंग्स इट शुड बी डिवाइड। इज दैट क्लियर? इतनी 3 बात आपको आनी चाहिए। और चौथी जो आपको आनी चाहिए आपका कॉमन सेंस है। तो मुझे लगता है कि आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। हाँ नहीं बताइए? अच्छा, कोई कहता है क्या कि हमारा कॉमन सेंस खराब है? आप लोग तो बिल्कुल शांत हो गए। कॉमन सेंस ठीक है ना? आइए कॉमन सेंस की चेकिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे सुन रहे हैं सब लोग मेरा आंसर देंगे, है ना? आइए कहानी सुनिए, पूरी मैथमेटिक्स कहानी से सुन पढ़ाऊंगा। सपोज करिए कि एक दिन मैं एक दुकान वाले के पास गया, खूब अच्छे से कहानी सुनिएगा, इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? एक दिन मैं एक दुकान वाले के पास गया और उससे कहा कि भैया कुछ सब्जी दे दो। मान लो आलू खरीदा। क्या खरीदा? आलू। दुकान वाले से कहा भैया कुछ आलू दे दो, दे दिया उसने। मैंने उससे पूछा कि बताओ कितना रुपए हुआ? तो दुकान वाले ने कहा 84 रुपए हो गया। कितना? 84 रुपए हो गया। कितना किलो आलू खरीदा था पता नहीं, आलू का रेट क्या था यह भी नहीं पता, लेकिन आलू वाले ने मुझे, सब दुकान वाले ने 84 रुपए मांगा। इज दैट क्लियर? मैं वहीं खड़ा था, तब तक मेरे घर से फोन आता है कि एक काम करेगा, 3 किलो आलू और ले लीजिएगा। रिवर्स में रहना, ये 4 किलो आलू और ले लीजिएगा। मैंने दुकान वाले से कहा भाई एक काम करो, 4 किलो आलू और दे दो। उसने डाल दिया। अब मैंने दुकान वाले से पूछा कि अच्छा यह बताओ कि अब मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा? तो दुकान वाले ने कहा कि सर अब आपको 132 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपको बताना है कि मैंने कितने किलो आलू पहले खरीदे थे और आलू का मूल्य क्या था। क्वेश्चन एक बार और समझे कि पहले मैंने आलू कितना खरीदा नहीं पता, दुकान वाले ने मुझसे 84 रुपए मांगा। इज दैट क्लियर? 84 रुपए मांगने के बाद मेरे घर से फोन आता है कि कुछ एक काम करेगा, 4 किलो आलू और ले लीजिएगा। मैंने दुकान वाले से कहा भैया 4 किलो आलू और दे दो। दुकान वाले ने 4 किलो आलू दिया और मैंने उससे पूछा कि बताओ अब कितना रुपए हुआ? तो दुकान वाले ने कहा कि अब आपको 132 रुपए देने होंगे। कितने रुपए? अब आपको यह बताना है कि मैंने कितने किलो आलू पहले खरीदे थे। नहीं, नोटबुक का यूज मत, ऐसे ओरल बताइए। कितने किलो आलू पहले खरीदे थे और आलू का मूल्य क्या था? कितना? चलिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे बताएंगे। हाँ, 7 किलो लिया था। और कोई? देखिए कॉमन सेंस, इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। आइए देखिए मैं आपको क्या है? हाँ बोलिए बेटा, बोलो। एक चीज और समझिए, खुलकर बोलिए पहले आप लोग। जैसे आप लोग ना गुमसुम तरीके से, कितना भैया? 33 रुपए पर केजी। और कितना किलो? हाँ, चलिए आइए देखते हैं। और आप लोग एक बात और समझिए पहले ना, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब लोग ना खुलकर बोलिएगा। खुलकर, जैसे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं अपने रूम पर बैठे, घर पर बैठे होंगे तो वो वहीं से बोलेंगे, हाँ 3-5 करके, है ना, यस या नो ऐसे बोलेंगे। और आप लोग यहाँ, ठीक है? आइए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, जरा देखिए कैसे करते हैं। कि सबसे पहले मैंने कितना किलो आलू खरीदा पता था क्या? नहीं पता था। दुकान वाले ने मुझसे कितने रुपए मांगा? 84 रुपए, 84 रुपीज मांगा। हमने उससे कहा भैया 4 किलो आलू और दे दो। उसने 4 किलो आलू और दे दिया।
और अब मुझसे कितना रुपए मांग रहा है? 132, 132 रुपए मांग रहा है। अब अपने दिमाग से पूछे कि पहले वो 84 मांग रहा था और अब 132 रुपए मांग रहा है, कितना रुपए ज्यादा मांग रहा है? कितना? यानी 132 में आप 84 घटा देंगे तो आपको पता चल गया कि अब 48 रुपए ज्यादा मांग रहा है, नहीं? और तुरंत अपने दिमाग से क्वेश्चन करेगा कि अच्छा यह बताओ कि अब 48 रुपए ज्यादा क्यों मांग रहा है? तो दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि अब 4 किलो आलू क्या हो गई? ज्यादा दे दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 4 किलो आलू की वैल्यू ही, 4 किलो आलू का प्राइस ही कितना है? 48। समझ आ रही बात? यानी 4 किलो की वैल्यू कितनी? 48। 1 किलो की वैल्यू यानी आलू 12 रुपए पर केजी है। पता चल गया कितने रुपए किलो? कितने रुपए किलो? 12। पहले कितने रुपए मांग रहा था? 84। तो 12 से 84 यानी पहले 7 किलो आलू खरीदा और आलू का मूल्य 12 रुपए पर केजी। यही क्वेश्चन है, यही एप्टीट्यूड है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे कहेगा? हमने तो आलू और की बात बता दी, दुकान की बात बता दी। ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो यह कहता कि एक व्यक्ति 84 रुपए में कुछ आलू खरीदता है, या एक व्यक्ति 84 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। यदि 4 वस्तुएं और खरीदता तो उसे कुल 132 रुपए देने होते। तो बताइए प्रत्येक वस्तु का मूल्य तथा वह कितनी वस्तुएं पहले खरीदा था, है ना? इंग्लिश में से कहा जाता है, इंग्लिश में अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो समझ जाए कि इंग्लिश में कहा जाता है कि अ पर्सन बॉट सम ऑब्जेक्ट फॉर ₹84। इफ ही बॉट 4 मोर ऑब्जेक्ट देन ही पे द ₹132। देन कैलकुलेट द cost, then calculate the price per object and amount of object bought by customer या कंज्यूमर, जो भी। क्लियर? तो यह आपका एप्टीट्यूड है। चले अब मैं आपको ले चलता हूं इसके क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ऑनलाइन वाले तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे भाई। अब जरा देखिए क्या होगा। अच्छा, वो चैट यहां दिखता है, दिख तो रहा चैट। चले हैं, हाँ चले, हाँ म्यूट कर देखें। चले आइए समझिए। अब मैं आपको ले चलता हूं, एक टॉपिक होता है ना, यहीं से शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? एक टॉपिक होगा फ्रैक्शन। क्या होगा? फ्रैक्शन, भिन्न। और यहां से अगर यह टॉपिक क्लियर हो गई ना तो समझिए आधी मैथमेटिक्स क्लियर हो जाती है। भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? 1 2 3, बाकी सब हिंदी वाले अच्छा 50-50 है। चले इसी तरह उम्मीद करता हूं ऑनलाइन वाले भी होंगे। तो फ्रैक्शन की बात, पहले फ्रैक्शन कहते हैं किसे, इसे समझिएगा। जैसे 3/8, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न है। 3 को कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम अंश कहते हैं। 8 को कहते हैं डिनोमिनेटर, क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम हर कहते हैं। इसे एक नए नाम से जानते हैं, इसे हम बेस भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं। एक एक बात आपको लिखनी पड़ेगी, है ना? तो इसे अंश और हर से मिलकर हमें क्या मिलता है? भिन्न बनती है। इज दैट क्लियर? अंश और हर से मिलकर क्या बनता है? भिन्न। क्लियर हो गया? लिखना शुरू करिए आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए। इसे लिखना बहुत जरूरी है। अंश और हर से मिलकर क्या बनता है? भिन्न। क्लियर? अब जरा देखा जाए कि मैं आपसे पूछूंगा कि अब जो पूछूंगा वह बताना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि व्हाट्स मीनिंग ऑफ 1/2, 1/2 का मतलब बताइए। 1/2 का मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि 1 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी 1 रुपए को दो लोगों में बांट दो, 2 भागों में बांट दो। 1 रुपया एक वस्तु को 2 बराबर भागों में बांट दो, यही ना? यही पढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3/5 का मतलब क्या होता है, तो 3 को 5 बराबर भागों में बांट दो, यही ना? 5 को 3 भाग या 3 को 5 भाग? जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, ऑनलाइन वाले तो बेचारे, अरे ऑनलाइन वालों जितने बच्चे हैं, मैं आप सबका कमेंट देख रहा हूं भैया, है ना? कम से कम कमेंट तो ये लोग कर ही सकते हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो 3/5, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 3/5? 3/5 का मतलब क्या है कि 3 इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट और 5 इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। 3 को 5 भागों में बांटा गया, 5 को 3 भागों में बांटा गया? 3 को, आइए मैं आपको बताता हूं कि न तो यह सही है न तो यह सही है। अब जो मैं आज आपसे बताऊंगा, यह बचपन से हम पढ़ते हैं लेकिन हम लोग ठीक से नहीं पढ़े, इसलिए दिक्कत हो रही है। आज जो मैं आपको बताऊंगा 3 को 5 में, चले वहां से कमेंट है, 3 को 5 में, 5 को, चले मैं आपको बताता हूं, किसी को किसी में नहीं बांटा गया। जो बता रहा हूं इसे समझना है। जैसे 1/2 का मतलब खूब अच्छे से समझना और इसे रट जाना है ना?
इस तरह रट जाना है किसी बैक ऑफ द माइंड यही चलेगी। अच्छा ऐसा ही होता है। 1/2 का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी अमाउंट को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में? वह पता नहीं एक है या नहीं है, पता नहीं जितना हो, जितना भी रहा होगा उसे 2 बराबर भागों में बांटा गया। कितने बराबर भागों में? और उसमें से एक भाग दिया है। कितना दिया है? तो 2 में अगर 1 दिया है तो शेष कितना बचा? 1/2। मेरी बात समझ आ रही है? 3/5 का मतलब यह है कि किसी भी संख्या को, किसी भी धन को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में? और जिसमें से इसका कितना दिया है? 3 भाग दिया है। कितना दिया है? टोटल 5 यूनिट में बांटा गया है और जिसमें से इसका 3 यूनिट गिवन है। कितना गिवन है? तो जब 5 में 3 दिया है तो शेष कितना बचेगा? बहुत अच्छा। रेस्ट कितना मिलेगा? 2/5। इज दैट क्लियर? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 3/5? 3/5 का मतलब कि पूरी संख्या कितने भाग में रही होगी? 5। 5 में कितना दिया है? 3। क्लियर होगी बात? यहां तक यह बात समझना है। पेज आगे बढ़ाऊं ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4/9 लिखा है, इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या रही होगी, कोई भी धन रहा होगा, कोई भी वैल्यू रही होगी, किसी भी चीज का प्राइस रहा होगा, व्हाटएवर, कुछ भी, किसी व्यक्ति का वेतन रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, कुल कितने भाग में था वो? यानी जो टोटल है वह टोटल 9 यूनिट है। कितना यूनिट है? जुड़ो मेरे साथ। कितना यूनिट है? और यह जो गिवन है वह कितना दिया है? यानी जो दिया है, अच्छा हिंदी में भी लिखना है ना। कुल कितने भाग में है? 9। यू फॉर यूनिट, 9 यूनिट में दिया कितना है? तो अब बताओ शेष कितना बचा? शेष आप कितना बचा? 5 यूनिट। आ जाइए। बहुत अच्छा लगा। कितने बजे क्लास है बेटा? 9 बजे से क्लास है आपकी? अच्छा, कोई बात नहीं। शेष कितना बचा? 5। अब कितना बचा शेष? 5/9। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? कोई डाउट? अब मैं आपको यहां से क्वेश्चन देता हूं। ऑनलाइन वालों सबको समझ में आ रहा है? अभिषेक, आशा, 2-3 लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। क्लियर है सबको? अब आइए समझिए। इसे एक नोट करके लिखिए। सब लोग लिखना शुरू करिए, फटाफट नोट लिखिए। और जैसे मैं कहूंगा ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना है 5/8। लिखिए 5/8। ऐसे सामने एरो दीजिए और पहले हिंदी में लिखेंगे। पहले हिंदी वाले लिखेंगे, जो ऑनलाइन वाले भी हैं वो भी लिखना शुरू करेंगे। हिंदी में लिखेंगे और जिस भाषा में बोलूंगा उसी भाषा को लिखना है। लिखेगा इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब यह है कि, ऐसे लिखना है। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या को कॉमा धन को कुल कितने भागों में बताइए? 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से बांटा गया है, जिसमें से इसका कितना भाग? 5 भाग दिया है। 5 भाग, भैया यहां भाग लिख लीजिएगा। 8 अच्छा ठीक है। 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से इसका 5 भाग क्या है? दिया है। अर्थात एक एक बात लिखना है सबको। अर्थात कुल 8 यूनिट। कितना यूनिट? और दिया कितना है? बहुत अच्छा, 5 यूनिट। शेष कितना बचेगा? 3 यूनिट ना। आउट ऑफ कितने में? 8 में। आउट ऑफ 8 यूनिट में। यानी आप कह सकते हैं कि 3/8 शेष भी बचा है। कितना शेष बचा है? 3/8। इज दैट क्लियर? अब इंग्लिश में लिखिएगा ऐसे 5/8 लिखिएगा, एरो दीजिएगा, लिखिएगा इट मीन्स दैट a number or an amount is equally
divided into 8 unit, equally divided into 8 unit, it means that an amount or any value is equally divided into 8 unit, no? Equally divided into 8 unit, among which its 5 units are given. Is that clear? Hence, rest कितना होगा? 3 unit out of 8 unit. Is that clear? Rest is equal to 3/8. Clear? समझ में आ गया सबको? यही इसका मतलब है. हिंदी इंग्लिश वाले सबको समझ में आ गया? यही इसका मतलब है. क्लियर हो गया? चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं. इसी बात को खूब ध्यान से रखना है ना. जैसे मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप उसे समझेंगे. तैयार हैं? जैसे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन समझिएगा. अभी आज पहले क्लास से लेकर बता रहा हूं, फिर मैं आपके सामने सीट दे दूंगा. ठीक है? तो इसका मतलब समझ. जैसे मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी, आप लोग लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मुझे लिखने में समय और यहाँ खासकर दिक्कत होगी. आप लोग लिखिएगा कि किसी भी संख्या के, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, किसी भी संख्या के 4/7 का मान 280 है तो संख्या क्या होगी? किसी भी संख्या के 4/7 का मान 280 है तो संख्या क्या होगी? इंग्लिश में लिखिएगा 4/7 ऑफ अ नंबर is 280, then calculate the number. अब आपसे पूछ रहा है किसी भी संख्या के 4/7 का मान 280 है तो संख्या बताइए, संख्या क्या होगी? कितना? नहीं बेटा समझो ऐसे से. तो संख्या क्या होगी इसे समझ आया. पहले तो सबसे पहले हमारे नजर में आता है कि माना संख्या x होगा, लेट नंबर कितना होगा? x. अब मैंने आपसे कहा कि आप एप्टीट्यूड वाले हैं तो आप XYZ मत पढ़िएगा, आप फार्मूला मत पढ़िएगा, आप ट्रिक्स मत पढ़िएगा, आप केवल और केवल कॉमन सेंस पढ़िएगा. तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं. यह कह रहा है कि 4/7 ऑफ अ नंबर इज 280. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 4/7? सब लोग ना मुंह खोलकर बोलेंगे. और एक चीज और, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं घर पे, वो लोग भी अपने सामने बोलेंगे मुंह खोल के, जो मैं पूछूंगा. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 4/7? 4/7 का मतलब टोटल जो नंबर था वो 7 यूनिट था. टोटल नंबर कितना यूनिट था? और उसमें से जो गिवन है वह कितना यूनिट है? 4 यूनिट गिवन है. और हमारे हिसाब से 4 यूनिट गिवन है. क्वेश्चन में कह रहा 280 है. क्वेश्चन में कितना कह रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा 4 यूनिट है, हमारा जो 4 भाग है, यही 280 है. क्लियर? तो 4 भाग की वैल्यू अगर 280 है तो एक भाग की वैल्यू बताओ. 4 आ जाएगा तो कितना आएगा? 70 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू 70 आई. हाँ नहीं बताओ? इज दैट क्लियर? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 70. अब आपसे पूछ रहे संख्या बताओ, तो संख्या टोटल नंबर कितने यूनिट में थी? 777 जा, राइट? 7 into 70 दैट इज 490, यानी वह संख्या 490 थी. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए. ऑनलाइन वालों का तो जवाब ही नहीं आता. ये लोग बोलते नहीं क्या? हाँ मैसेज आ रहे हैं. तो सर म्यूट है. अच्छा ओके म्यूट है, कोई बात नहीं, आप लोग बोलिए मत. म्यूट है तो बहुत अच्छा है. आप लोग जवाब लिख कर तो दे सकते हैं, टाइप करके सकते. हाँ बिल्कुल, टाइप ही तो करिए ना. टाइप भी तो आप लोग नहीं करते. चले, सबको क्लियर हो गया? अब एक दूसरा क्वेश्चन फटाफट जल्दी लिखिए. दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि 7/13 ऑफ अ नंबर इज 420. किसी भी, बेटा आपको समझ में आ रहा है ना? कम आ रहा है? हाँ सर मतलब, तो बेटा पूछना चाहिए. एक बार और समझिएगा, एक बार और समझिए कि इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि 4/7 की वैल्यू कितनी थी? 280 थी. इसका मतलब पूरा नंबर कितना? एक बात और समझिए,
जब तक आप लोग ना मुंह खोलकर नहीं बोलेंगे, सब लोग पहले मास्क नीचे करिए और मुंह खोल के, हम लोग सब वैक्सीनेटेड है ना, जब तक मुंह खोल के नहीं बोलेंगे तब तक नहीं आएगा। मुंह खोलकर बोलने से, पढ़ने से दिमाग कंसंट्रेट रहता है ना। तो इसलिए ऐसा बोलेगा। जैसे मैं पूछूंगा 4/7 का मतलब संख्या कितने यूनिट में थी? 7। 7 में कितना दिया है? 4। और कितना है? 280। हमारे हिसाब से 4 यूनिट दिया है और क्वेश्चन में कह रहा 280 है, यानी कहीं ना कहीं ये 4 यूनिट ही 280 का रोल प्ले कर रहा है। तो जब 4 यूनिट 280 है तो 1 यूनिट कितना होगा? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। कितना आ जाएगा? 70। पूरी संख्या कितने यूनिट में है? 7। 7 सतह 49, कितना हो गया? 490। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी संख्या के साथ, ऐसे लिखिएगा नहीं, ये क्वेश्चन ओरल है ना, एक क्वेश्चन लिखा हूं, क्वेश्चन ओरल। किसी भी संख्या के 7/13 भाग का मान 420 है। कितना है? तो वह संख्या बतानी है। तुरंत आप पहले बताइएगा, जो मैं पूछूंगा तुरंत बताइएगा कि संख्या कितने यूनिट में है? कितना? 13। 13 में कितना दिया है? 7। और कितना दिया है यहां? 420। यानी ये 420 7 यूनिट की वैल्यू है, हाँ या नहीं? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 420। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए गुणा करेंगे, भाग? क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 यूनिट की वैल्यू? 60। अब संख्या पूछ रहा है, संख्या कितने यूनिट में है? 13। 13 छंग 78, 700, यानी वह संख्या 780। क्लियर? अभी लिखिए नहीं, ये सब मत लिखिए, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 60 आ गया, भाग। अच्छा, बहुत अच्छा। चले अब मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी संख्या के 4/9 भाग का मान कितना? 4/9 भाग का मान 320 है। तो संख्या बताइए। व्हाट्स मीनिंग? तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि 4/9 का मतलब होता है कि पूरा का पूरा नंबर कितने यूनिट में होगा? कितने यूनिट होगा? 9। 9 में कितना दिया है? 4। बोलो बेटा। हाँ, ये सर क्या तुम ही बोलो, ऐसा थोड़ी कि भाई के बारात में है, वो बोलना पड़ेगा, है ना। हाँ बोलिए, थोड़ा थोड़ा। देखिए एक बात और बता दूं, बोलने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, है ना। कभी देखो कि कभी आप लोग कहीं गए हो और स्टेज पर कोई बुला दिया, आओ, पहले तो एकदम लगता है यार क्या करें, लेकिन जैसे बोलना शुरू करते हैं खुल जाते हैं। इसका मतलब बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, ये तय है। और हर जगह नहीं, बाप धुल रहा होता है, चोरी कर लिया और नहीं किया तभी धुल रहा है, तो बोलकर बता दो ना कि नहीं नहीं चोरी हमने नहीं किया, उसने किया है ना। तो बोले 4/9। 4/9 का मतलब पूरी संख्या कितने भाग में? 9। कितने में? 9। 9 में कितना दिया है? 4। और 4 भाग की वैल्यू, एक भाग की वैल्यू के लिए भाग कितना? 80। संख्या कितने भाग में है? 9। 9 8 है 72, 700। क्लियर? अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लिखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए सब लोग। 9 का 720, बहुत अच्छा। आशा एक बच्ची है, उसका आंसर आ रहा है बस। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा एक व्यक्ति, पहले हिंदी में लिखेंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का, एक व्यक्ति अपने वेतन का 7/15 भाग खर्च कर देता है। 7/15 भाग खर्च कर देता है। इंग्लिश में लिखिएगा, अ पर्सन स्पेंड्स 7/15 पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अ पर्सन स्पेंड 7/15 पार्ट ऑफ हिज सैलरी। एक व्यक्ति अपने वेतन का 7/15 भाग खर्च कर देता है। इस प्रकार वह 24,000 रुपए की बचत करता है। इन दिस वे ही सेव्स ₹24,000। इस प्रकार वह 24,000 रुपए की बचत करता है। कितने की बचत करता है? 24,000 रुपए की बचत करता है। तो व्यक्ति के वेतन की गणना कीजिए। देन कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द पर्सन। देन कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द पर्सन। हाँ, देन कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द पर्सन। अब क्वेश्चन ऐसे ओरल करना है, माना सैलरी एक्स नहीं है ना। आइए देख लेते हैं बेटा। तो एक बात और आपको समझना है कि अब आप लोग XYZ नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? XYZ नहीं मानेंगे। आपको कॉमन सेंस ही करना है ना। देखिए एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं कि SC सेट क्वालिफाई करने के लिए कॉमन सेंस, जब तक कॉमन सेंस आप अपने ह्यूमैनिटी में नहीं लगाएंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, IR सब कुछ पढ़ने के लिए कॉमन सेंस लगाना पड़ता है ना। हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत डाउन होता है, पता है क्यों? पता है? सपोज करें कि अगर मैं आपसे एक व्यक्ति से कहूं कि काम करो,
अकबर का शासन, मैं नहीं जानता सब कुछ, तो मैं आपसे कहूं अकबर का शासन कैसा था उसके बारे में लिखिए, अपना विचार प्रस्तुत कीजिए, अपना तर्क दीजिए। तो आप सिंपल लिख देते हैं, है ना, लिख कर आ जाते हैं 2 पेज, नंबर मिलता है 0। रीजन जानते हैं? रीजन जानते हैं? क्योंकि जो डिमांड थी आपने वो लिखा ही नहीं। यूपीएससी ऐसे थोड़ी कहता है कि अकबर के शासनकाल की चर्चा कीजिए तो आप अकबर के शासनकाल के बारे में बता दीजिए, है ना। इसका मतलब अगर अकबर के बारे में लिखना है तो सबसे पहले अकबर को वहां सिनेरियो डिस्कस करने के बाद अकबर की सोशल स्ट्रक्चर वहां कैसा था तो आज का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। अकबर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा था, वो आज की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या, उसे रिलेट करना पड़ेगा। अकबर का वहां पर एरिया, मतलब जो भी रहा, मतलब मेरे कहने का मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा, और कंपैरेटिव स्टडी केवल और केवल कॉमन सेंस बताता है। जब तक आप रिलेट करके नहीं बताएंगे, जब तक आप करंट से कोई, अच्छा जैसे इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, हमने तो आज तक हमें तो पता नहीं चला कि हमें इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, जानने के लिए। ऐसे क्या मतलब, हमारे पिताजी के पिताजी ने गाय रखा था, अच्छे से घी पी रहे, तो हमें क्या मतलब है उसे, कौन से, ऐसे इतिहास जड़ है तो साइंस का जड़ कहां से इतिहास आ गया, समझे। इतिहास ह्यूमैनिटी इसलिए पढ़ाई जाती है, समझो, ह्यूमैनिटी इसलिए पढ़ाई जाती है कि इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो पहले हुआ था, जो पहले था आज भी वही है, सिचुएशन में अंतर है। देखो कि वहां पर उसने क्या ऐसी कोई गलती की कि उसके लिए दिक्कत हुआ या सही हुआ, और आज वही क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे ना। इसका मतलब इतिहास हमें ये नहीं बताता कि हमें कैसा जीना, इतिहास का मतलब ये नहीं बताता हमारे पूर्वजों के बारे में। इतिहास ये बताता है कि हम यहाँ पर ये लोग थे, पहले एक बच्चों का ग्रुप था, 7 बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और इस तरह पढ़ रहे थे कि क्वालिफाई नहीं करे। तो यह वाला इतिहास ये बताएगा, कि देखो भाई पहले भी 7 थे, मैथमेटिक्स ठीक से पढ़े, क्वालिफाई नहीं किए, तो आज तुम भी 7 हो, लेकिन वो मैथमेटिक्स जिस तरह पढ़े वो क्वालिफाई नहीं करे, तो मैथमेटिक्स तुम भी पढ़ो लेकिन पढ़ने का तरीका अलग बना रहो। नहीं समझे? पहले के 7 बच्चे मैथमेटिक्स पढ़कर क्वालिफाई कर गए, आज के बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, तो इन्हें बताया जाता है देखो भाई तुम्हारे पूर्वज मैथमेटिक्स पढ़कर क्वालिफाई करे, तुम भी उसी तरह पढ़ो जिस तरह वो पढ़े हैं। नहीं समझे? इसका मतलब यह है कि ये सिचुएशन इंटरपोलेशन है, सिचुएशन रिलेशन है। वो इतिहास नहीं जो हम लोग सोचते कि हमारे पूर्वजों के बारे में जानना है, हम इतिहास जान ले तो हमें क्या मिलेगा यार, हमें इतिहास जानने से नहीं। हमें पढ़ा जाता है कि हमारे बब्बा सांड से लड़ गए थे, और वो लड़ गए, हम थोड़े लड़ जाएंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे सांड से। तब हम सिचुएशन देखते हैं कि अच्छा सांड से लड़ने का मतलब ये हुआ कि अच्छा उनके पास पावर, कैपेसिटी, इफिशिएंसी बहुत ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थी, तब इसके बारे में जब हम चर्चा करें, हाँ गलतियों से सीखना, देखिए कैसे बहुत अच्छा कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा। तो तब हम यह देखेंगे कि अच्छा उनके पास पावर ज्यादा थी, तो व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, और वही काम हम भी कर ले। नहीं, तब पता चले कि वो सुबह उठकर एकदम खेत में चले जाते, खेत पर जाकर एकदम फावड़ा लेकर मेहनत करते थे। आज फावड़ा नहीं है, लेकिन आज इतना सुबह उठ सकते हैं हम। पहले वो फावड़े से मेहनत करते थे, आज मेहनत करने के लिए एक अलग से कमरा बना है, 2-4 उसमें मशीनें रखी हैं, जिसे हम बहुत अच्छा क्लियर। चलो, तो मेरे कहने का मतलब यह है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे। रिलेशन, देखिए मैथमेटिक्स का मतलब कॉमन सेंस, मतलब रिलेशन, आपको एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है, यही कॉमन अप्रोच है, याद रखिएगा, यह हर जगह काम करेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 7/15 भाग खर्च कर देता है, इस प्रकार वो 24,000 रुपए की बचत करता है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, 24,000 रुपए की बचत करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका वेतन बता दो, तो आप कहिए कि तुरंत सर देखिए 7/15 भाग खर्च करता है, सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उसकी सैलरी 15 यूनिट में रही होगी, हाँ नहीं बोलो, कितने यूनिट में, 15 यूनिट में थी, और वह स्पेंड किया, जो खर्च किया वह कितना यूनिट किया। इसका मतलब उसकी जो सेविंग होगी, जो उसकी बचत होगी, कितनी यूनिट होगी। और क्वेश्चन में कह रहा है 24,000 रुपए बचा रहा है, बोलो हाँ या नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए बटे 8 कर देंगे, 8 त्रिक 24, कितना 1000 रुपए। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपए आया। आपसे पूछ रहा हूं उसकी सैलरी बता दो, 15 तिया 45,000 रुपए, कितना रुपए, यानी उसका वेतन 45,000 रुपए था। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा लगा, क्लियर हो गया सबको कि उसका वेतन कितना था, 45,000। और एक बार बोलो, 7/15 का मतलब सैलरी कितनी यूनिट थी, 15 में कितना खर्च कर दिया, 7, बचाया होगा 8, कितना बचा रहा है, 24,000। 8 भाग की वैल्यू 24,000, 1 भाग की वैल्यू 3,000,
15 भाग की वैल्यू 45,000। इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छा, लिखो इसे। क्लियर हो गया ना? 100 कहां से मिला बेटा? ऐसे मतलब अच्छा, तुम इसका मतलब पहले से कहीं पढ़े हो? थोड़ा बहुत पढ़े से परसेंट मत, जितना पढ़ो उतना ही पढ़ो, है ना? देखिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मैं आपसे बड़ा हूं ना, जैसे मैं आपको पढ़ाने आया तो एक बात आपको समझना है, जैसे मैं पढ़ाने आया तो इसका मतलब मैं आपसे बड़ा ही हूं, सब में बड़ा होऊंगा तभी तो आ रहा हूं पढ़ाने, है ना? हाँ, क्लियर हो गया सबको? चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दूंगा, चला जाए। मैं आपसे क्वेश्चन कहूंगा कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 9/13 भाग खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 9/13 भाग खर्च कर देता है। कितना खर्च करता है? 9/13। तुरंत आपका दिमाग आ जाना चाहिए कि इसका मतलब यह हुआ कि उसका वेतन कितना रहा होगा? 13 में कितना खर्च किया? इस प्रकार वह 28,000 रुपए की बचत करता है। कितने रुपए की बचत करता है? उसकी बचत 28,000 रुपए है, तो उसके सैलरी की गणना करनी है। जल्दी बता दीजिए, देखते हैं तुम कैसा कर रहे हो बेटा। देखिए कितना खर्च किया बताइए? 9/13। 9/13। 9/13 का मतलब तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए। 9/13 का मतलब सैलरी कितनी यूनिट थी? बोलो। 13। 13 में कितना खर्च कर दिया? 9। कितना बचा होगा? 4। और 4 भाग की वैल्यू 28,000। पक्का? तो एक भाग की वैल्यू 7,000। वेतन कितने भाग में था? 13। 13 सते 91,000। क्लियर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक का इसके पहले 63,000 आया था पहले वाले में, बहुत अच्छा। और श्वेता कुमारी का आ गया 91,000, बहुत अच्छा लगा। इज दैट क्लियर? कर सकते हैं बेटा, बहुत जल्दबाजी मत बोलो, आराम से बोलो, लेकिन सही आंसर बोलो, है ना? तुम 2-3 बार बोलते हो सब गलत, तुक्का मारते हो जैसे, है ना? तो मत करो बेटा, आराम से करो, कोई बात नहीं। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप आंसर अच्छा देना। आंसर जल्दबाजी का उम्मीद नहीं है करते आपसे कि बहुत जल्दी मत दीजिए, लेकिन सही आंसर दीजिए। क्लियर है सबको? और चले, बहुत अच्छा लगा। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भी मुझे यस या नो करके भैया बताते रहे कि हाँ समझ में आ रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा लगा। श्वेता का आ गया, अभिषेक का आ गया, आशा का भी, आशा ने कहा यस सर बहुत अच्छा। हाँ, अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन कहूंगा। दूसरा क्वेश्चन एक बार समझिएगा अच्छे से। जैसे मैं आपसे कहूंगा, ऐसे क्वेश्चन यहां मैं बताता हूं फिर आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि एक टंकी है, क्या है? टैंक जिसे आप कहते हैं, एक टैंक है जिसे हम हिंदी में टंकी कहते हैं। यह 5/8 भाग भरा है। कितना भरा है? 5/8 भाग भरा है, समझना है। और अभी भी यह जो टंकी है, समझिएगा अच्छे से, यह जो टंकी है 210 लीटर खाली है। कितना लीटर खाली है? 210 लीटर टंकी खाली है। अब आपको बताना है कि टंकी की पूरी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है। पहले क्वेश्चन सुनेगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक टंकी 5/8 भाग भरी है, इसके बावजूद भी 210 लीटर खाली है, तो टंकी की क्षमता की गणना कीजिए। यानी अ टैंक इज फिल्ड 5/8 पार्ट बाय वाटर, स्टिल इट वैकेंट या स्टिल इट एम्प्टीड बाय 210 लीटर, देन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कितना? बहुत अच्छा लगा। कितना भरा है? 5/8। कितना भरा है? 5/8। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 5/8? इसका मतलब पूरी टंकी 8 भाग में। पूरी टंकी कितने भाग में? बहुत अच्छा लगा, अब आप लोग अच्छा कर रहे हैं। पूरी टंकी 8 भाग में, हाँ नहीं बताओ। कितना भाग भरा है? 5। खाली कितना होगा? 3। और 3 भाग की वैल्यू कितनी है? 210। एक भाग की वैल्यू 70। पूरी टैंक निकालो, 8 सते 56, 560। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। 560, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आशा, ज्योति, अभिषेक, बहुत अच्छा लगा। क्लियर है सबको? हाँ, अब देखिए ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह एक्टिव रहिए आप लोग भी। हाँ, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा समझना है। और अब जो 2-3-4 क्वेश्चन आगे बताऊंगा, यह सी सेट का एक क्वेश्चन है। जैसे का मतलब समझते हैं? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ का या ऑफ? इसका मतलब होता है इनटू। क्या होता है? इनटू। एक क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग
या पहले रुके, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बोल दूं आपको, आप ऐसे कर लीजिए। मैं आपसे कहूंगा एक व्यक्ति किसी काम का, लिखना नहीं ऐसे समझना है, ए नाम का एक व्यक्ति है, वह किसी काम के 4/7 भाग को 16 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। और जो बी है वह रेस्ट काम को, किसे? रेस्ट काम को, रेस्ट वर्क को, शेष काम को वह करता है 24 दिन में। कितने दिन में? तब आपको बताना है कि दोनों अलग अलग उस काम को कितने कितने दिन में, अगर दोनों को कंप्लीट पूरा पूरा काम करना हो, कंप्लीट वर्क अगर करना हो, कैसा वर्क करना हो? कंप्लीट वर्क करना हो, पूरा पूरा काम करना हो, तो दोनों अलग अलग कितना कितना दिन लेंगे। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। ऐसे हिंदी में से क्वेश्चन कहा जाएगा कि ए किसी काम के 4/7 भाग को 16 दिन में करता है तथा शेष काम बी 24 दिन में करता है, तो बताइए दोनों अलग अलग उस काम को कितने कितने दिन में करेंगे। इंग्लिश में कहा जाए कि कहा जाए तो कहा जाएगा ए डिड ऑफ 4/7 पार्ट ऑफ वर्क इन 16 days while बी डिड द रेस्ट वर्क इन 24 days, then calculate the time in which they separately will do the work. Is that clear? अब इसका सॉल्यूशन ओरल बताना है। ए ने कितना काम किया? एकदम मुंह खोल के बोलना है, और खासकर ऑनलाइन वाले भी अपने पास अपने जहां जहां बैठे वहां से वहीं से बोलेगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 4/7? टोटल वर्क कितना रहा होगा? बहुत अच्छा, टोटल वर्क कितना रहा होगा? 7 में कितना भाग किया? कितना दिन? यानी 4 यूनिट की वैल्यू 16 दिन, 1 यूनिट की वैल्यू 7 यूनिट करेगा, तो इसका मतलब ए पूरा 28 दिन में करेगा। यस या नो? बहुत अच्छा। रही बात बी की, ए ने कितना किया? 4/7, पूरा काम कितना? 7 में कितना किया? तो रेस्ट कितना बचेगा? 3 कौन करेगा? बी। कितने दिन में? 1 भाग काम करेगा 8 दिन में। कितने दिन में? 7 भाग काम करेगा 8 सते 56 दिन में। 56 बेटा, कितना दिन? 56 दिन। बहुत अच्छा लगा। ए 28 और बी 56। अभिषेक बहुत अच्छा लगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? चले नेक्स्ट करते हैं, इसे समझिएगा। सही है ना? हाँ, देखिए अब मैं आपसे कहूंगा कि ए नाम का एक, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ए नाम का एक व्यक्ति 5/13 भाग को 30 दिन में करता है। कितने दिन में? और शेष काम को, रेस्ट वर्क को बी करता है। कौन करता है? बी करता है, और वह करता है 24 दिन में। कितने दिन में? तब आपको बताना है कि दोनों अलग अलग पूरा पूरा काम कितने कितने दिन में करेंगे। ऐसे ओरल बताइए। तो ओरल बताइए कि ए ने कितना किया? 5/13। 5 एक बार और रिपीट करिए। चले एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को। हाँ, तो ए ने कितना किया? 5/13। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 5/13? पूरा काम कितने भाग में रहा होगा? एकदम मुंह खोल के बोले ना, कितने भाग में? 13। 13 में कितना किया? 5। कितना दिन लिया? 30। पक्का? यानी 5 भाग काम करने में 30 दिन लेता है। पक्का? 1 भाग काम करने में कितना दिन लेगा? बहुत अच्छा। पूरा काम कितने भाग में है? बोले तो 13 छंग 78 दिन लेगा। यहां तक क्लियर हुआ? ए ने कितना किया? 5/13। बेटा समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा बोलो अभी, है ना? सबको बोलना, ऐसा थोड़ी कि भाई की बारात में है ना? पढ़ने आया ना? हाँ, तो ए ने कितना किया? 5/13। इसका मतलब कुल काम कितना था? 13। 13 में कितना किया? 5। बचा कितना? 8। कितना बचा? 8। बहुत अच्छा लगा। अब 8 भाग काम, इसका मतलब बी किया होगा। कितने दिन में किया होगा? 1 भाग काम करेगा 3। टोटल काम कितना है? 13। 13 3 39। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा। ए 78 बी 39। बहुत अच्छा लगा अभिषेक। क्लियर हो गया सबको? चले बेटा, ए ने कितना किया? 5/13। 5/13 का मतलब कुल काम कितना? 13। 13 में कितना किया? 5। कितना बचा? 8। 8 कौन किया? बी 24 दिन में। 1 काम करेगा 3 दिन में, और 13 भाग काम करेगा 39 दिन में। क्लियर? चले अब मैं आपको आगे क्वेश्चन, खैर ऐसे क्वेश्चन लिखिए मत, ऐसे क्वेश्चन आगे बताऊंगा। हाँ,
अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन लिखे सब लोग, एक क्वेश्चन लिखे, पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में, कि पहले इंग्लिश में बोलूं। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे इंग्लिश हिंदी लिखकर मुझे बता दें कि कितने बच्चे इंग्लिश वाले हैं, कितने बच्चे हिंदी वाले हैं। जो इंग्लिश वाले हैं ई लिख देंगे मैसेज में, और जो हिंदी वाले हैं वो एच लिख देंगे। बहुत अच्छा लगा। अभिषेक, नेहा, आशा, श्वेता, ई, ज्योति। अच्छा, हिंदुस्तानियों की भीड़ है, बहुत अच्छा लगा। चले, तो हिंदुस्तानी ज्यादा हमारे पास है ना, अंग्रेजस्तानी कम है। चले, तो जो अंग्रेजस्तानी है अंग्रेजस्तानियों के लिए बाद में बोलेंगे। लिखे पहले हिंदुस्तानियों के लिए। हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आ गया, हिंदुस्तानी ज्यादा है, बहुत अच्छा। लिखे, किसी खंभे का 4/13 भाग कीचड़ में, सॉरी 4/8 भाग लिखे, सॉरी 4/9 भाग लिखे। किसी खंभे का 4/9 भाग कीचड़ में धंसा है। कितना भाग? 4/9 भाग कीचड़ में धंसा है ना, कॉमा, कीचड़ में धंसे भाग का, कीचड़ में धंसे भाग का 5/8 भाग बाहर निकाल लिया गया। कीचड़ में धंसे भाग का 5/8 भाग बाहर निकाल लिया गया। लिखा, यदि अब भी, क्या लिखा? यदि अब भी, समझ आ गया? देखिए, यदि अब भी 30 मीटर खंभा, कितना? 30 मीटर खंभा कीचड़ में धंसा हो, 30 मीटर खंभा कीचड़ में धंसा हो, तो खंभे के लंबाई की गणना कीजिए। 30 मीटर खंभा कीचड़ में धंसा हो तो खंभे की लंबाई की गणना कीजिए। अब इंग्लिश में लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा 4/9 पार्ट ऑफ अ पोल, 4/9 पार्ट ऑफ अ पोल इज मडेड। मडेड मतलब समझ रहे? मडेड, कॉमा करे, लिखेगा 5/8 पार्ट ऑफ मडेड पोर्शन, 5/8 पार्ट ऑफ मडेड पोर्शन is drawn upward, is drawn upward if 30 meter pole, if 30 meter pole is still in mud, then calculate the, then still in mud, then calculate the length of the pole। खंभे के लंबाई की गणना कीजिए। लिख लिया ना? क्या लिखा? यदि अभी भी 30 मीटर खंभा कीचड़ में धंसा हो तो खंभे के लंबाई की गणना कीजिए। क्लियर? देखिए, यह सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सी सेट के लिए लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। यह कह रहा है कि किसी खंभे का, सॉल्यूशन जरा देखिएगा, कह रहा है किसी खंभे का 4/9 भाग कीचड़ में धंसा है। कीचड़ में कितना है? कीचड़ में 4/9 है, राइट, है ना, यानी यह मडेड पोर्शन है। ठीक है, यह कैसा पोर्शन है? मड में है। अब कह रहा है कि जितना मड में है उसका 5/8 भाग ऊपर निकाल लिया गया। कितना निकाला गया? 5/8 भाग। तो जो ऊपर निकाला गया है यह 5/8 भाग ऊपर निकाला गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी ड्रॉन अपवर्ड। अच्छा, इंग्लिश वाले जो मैं हिंदी में बोलता हूं ये तो समझ में आता ही ना? हाँ, तो अच्छा है। ड्रॉन अपवर्ड, यही ना? अब जरा देखा जाए कि इसका मतलब यह है कि 5/8 अगर निकाल लिया गया तो अभी भी स्टिल मड में कितना होगा? अभी भी कीचड़ में होगा ना? कीचड़ में कितना होगा? 3/8 ना? किसका? कीचड़ में धंसे भाग का, है ना?
देखिए 5/8 भाग ऊपर निकाला गया, किसका? कीचड़ का। किसका ऊपर निकाला गया? कीचड़ का। तो अभी भी कीचड़ में होगा कितना? 3/8। किसका? कीचड़ का। क्लियर? सही बात है ना? कीचड़ का। तो इसका मतलब जो कीचड़ में है, अभी भी जो मड में है, अभी जो मडेड पोर्शन है वह कितना है? 4/9 का 3/8, 3 त्रिक का 4 दूनी, यानी 1/6 यूनिट अभी भी कीचड़ में है। हाँ नहीं बोलो यार, कितना यूनिट कीचड़ में है? 1/6 यूनिट अभी भी कीचड़ में है। पहले यहां तक बताइए, सबको समझ में आया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एससी सेट का एक क्वेश्चन है, समझिए इस बात को। कीचड़ में कितना था? 4/9। ऊपर कितना निकाला गया? 5/8। किसका? कीचड़ का। तो अभी भी कीचड़ में कितना होगा? 3/8। किसका? कीचड़ का। तो कीचड़ का यानी 4/9 का 3/8 अभी भी कीचड़ में है, यानी 1/6 भाग कीचड़ में है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मीटर कीचड़ में है। कितना मीटर है? व्हाट्स मीनिंग ऑफ 1/6? 1/6 का मतलब बताइए जल्दी से। 1/6 का मतलब होता है कि पूरा के पूरे पोल की लंबाई कितनी यूनिट है? 6। और 6 में कितना यूनिट कीचड़ में? 1। और कितना दिया है? 30 मीटर। कितना मीटर? 1 यूनिट की वैल्यू 30 मीटर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू, यानी खंबे की लंबाई 180 मीटर होगी। क्लियर हो गया? खंबे की लंबाई कितनी होगी? 180 मीटर होगी, है ना? नहीं है? एक बार और, कोई बात नहीं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार और समझिए सब लोग। एक बार और समझना है, कोई बात नहीं, देखिए एक बार। समझिए, जैसे आपसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खंभे का 4/9 भाग कीचड़ में है। हाँ नहीं बोलो? कीचड़ में कितना है? कीचड़ में है, यानी मडेड पोर्शन है ना? मडेड पोर्शन है। अब कह रहा है जो कीचड़ में है उसका ऊपर निकाला गया। कीचड़ का ऊपर निकाला गया ना? ये ऐसे देख लीजिए, ऊपर निकाला गया, यानी ड्रॉ किया गया अपवर्ड, निकाला गया कितना? 5/, किसका? कीचड़ का। किसका? कीचड़ का। इज दैट क्लियर? तो अभी भी शेष कीचड़ में होगा। बोलो, कीचड़ में कितना होगा? किसका? कीचड़ का, है ना? तो कीचड़ का 3/8 कीचड़ में होगा, इसका मतलब कीचड़ वाला भाग देखा जाए जरा। 3/8 किसका? कीचड़ का। कीचड़ कितना था? 4/9। तो 4/9 का 3 त्रिक का 4 दूनी 1/, यानी अभी भी कीचड़ में है 1/6। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अभी भी कीचड़ में कितना है? 1/6। यहां तक क्लियर हो गया? हो गया, कोई डाउट नहीं? अब कह रहा है कि 30 मीटर खंभा कीचड़ में है। कितना है? अब आगे आ जाइए। इसका मतलब इसकी वैल्यू 30 मीटर है। इसकी वैल्यू कितना मीटर है? 1/6। बेटा दिक्कत हो रहा है क्या? एक बार फिर से देखो, कीचड़ में कितना था? है? देखो, हिंदी इंग्लिश कोई एक बोलना है ना? किसी भाषा में बोलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने किसी से कहा कि नंबर बताओ, तो कह रहा 9-6, मैंने कहा आगे बोलो, कह रहा 4-8, है ना? एक ही बात बोलना है या तो, है ना? तो मुझे दोनों भाषा आती है। हम लोग, अच्छा मैं भी वहीं से गांव से हूँ, है ना? शुद्ध ठेठ देहाती हूँ। तो 4/9, 4/9 का मतलब कीचड़ में है। इसका मतलब अब कह रहा है कि 4/9 का 5/8 भाग ऊपर निकाला गया। कितना निकाला गया? 5/8। किसका? कीचड़ का, यानी 4/9 का। तो 5/8 का मतलब क्या होता है कि 8 में 5 निकाला गया। 8 में कितना निकाला गया? 5। तो अभी भी कीचड़ में कितना है? 3/8। 3/, किसका? कीचड़ का। तो कीचड़ में कितना है? 4/9, यानी 3/8 का 4/9 का माने गुणा 3/8 गुणित 4/9, 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, काट दिया। 1/6 भाग कीचड़ में है,
कितना भाग कीचड़ में है? 1/6। और क्वेश्चन में कितना करा कीचड़ में? 30 मीटर। इसका मतलब 1/6 भाग की वैल्यू 30 मीटर। इज दैट क्लियर? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 1/6? इसका मतलब पूरा का पूरा खंभा कितने भाग में था? 6। 6 में कितना दिया है? 1। और 1 भाग की वैल्यू कितनी है? 30। तो 6 भाग की वैल्यू यानी पूरे खंभे की लंबाई 180 मीटर। क्लियर हो गया? अब मुझे ऑनलाइन वाले भी बताएं, सबको क्लियर हुआ? तो लेंथ ऑफ द पोल जो होगा, जो खंभे की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ द पोल, जो खंभे की लंबाई होगी, खंभे की लंबाई कितनी होगी? 180 मीटर। बोलो हाँ या नहीं? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? आओ आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए, अगर 180 मीटर खंभा है तो कीचड़ में धसा है 4/9। बोलो 9 दूनी 18, 20 चौके 80, यानी 80 मीटर खंभा कीचड़ में है। 80 मीटर खंभा कीचड़ में था। कितना निकाला गया ऊपर? 5/8। ऊपर कितना निकाला? 5/8। बोलो हाँ नहीं? तो 80 का 5/8, हाँ नहीं बोलो यार। तो 50 मीटर, 50 मीटर ऊपर निकल गया। कितना था अंदर? 80 में कितना ऊपर निकल गया? अभी भी कीचड़ में कितना है? क्वेश्चन में कह रहा था 30 मीटर है, इसका मतलब हम सही है। चले करिए, लिखना है ना सबको? छापे 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 करिए, छपाई करिए भैया जल्दी से। छप गया? चले, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ना सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। छापने का मतलब इसे लिखना है, लिख लिया ना? चले हाँ बहुत अच्छे। छापने का मतलब ऐसा ना हो कि पीछे लिख लिया ना? चले हाँ छपना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसी तरह, एक दूसरा क्वेश्चन। रुकिए, दो क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि एक, लिखना नहीं समझदा, एक खंभे का 5/17 भाग कीचड़ में है। कितना भाग कीचड़ में है? और कीचड़ का 2/5 भाग ऊपर निकाला गया। कितना निकाला गया? 2/5 नहीं, 2/5 तो इजी हो जाएगा, 2/3 लेते हैं। 2/3 भाग क्या किया गया? ऊपर निकाला गया। हाँ नहीं बोलो यार? 2/3 भाग क्या किया गया? ऊपर निकाला गया। और अभी भी 15 मीटर खंभा कीचड़ में है। 15 मीटर खंभा कीचड़ में है, तो खंभे की लंबाई चाहिए, है ना? इसका सलूशन आप लोग नोटबुक में करके करिए, करिए सब लोग, बताइए इसका सलूशन, इसका आंसर बताइए सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग आंसर बताएं जल्दी से। सी सेट में इतने बच्चे हैं अभी और हैं? अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ नेहरू विहार मुखर्जी नगर में घर पर से ले रहे हो? ऐसा भी होता है क्या? आप में से ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या जो नेहरू विहार मुखर्जी नगर या गांधी विहार इधर उधर आसपास रहते हो ना? है? हाँ, तो ऐसे बच्चे क्लासरूम तक आ जा करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको ना? एक बार सब लोग यस या नो करके बताएं, सबको क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले भी यस या नो करके बताएंगे, सबको क्लियर हो रहा है? खंभे की लंबाई 153 मीटर। तुम बेटा शुरू से ही सब ठीक तो है तुम्हारा? तुक्का नहीं मारना बेटा, सॉल्यूशन बताना है। चले इसका सॉल्यूशन
अभिषेक ने 153 कहा, नेहा ने इधर 153 कहा। और ऐसा नहीं, जो बच्चे सब लोग अपना अपना देंगे, किसी का 153 आएगा, किसी का 154 आएगा, किसी का कुछ आएगा, सब जितना है सब आप लोग अपना अपना बताइएगा। हाँ लिखा तो है बेटा, अब उसमें क्या पूछने की बात है। कब तक क्लास है सी सेट की? 11 बजे तक। इतना समय नहीं लगना चाहिए बेटा। आपके पास रफ नहीं है क्या? रफ नहीं है क्या आपके पास? रफ दिखाई जरा, ये आपका रफ है? ये मतलब रफ है? अच्छा, यहाँ लिखने के लिए? अच्छा बहुत अच्छा, यहीं रफ करिए देवी जी। हाँ बोले, आइए देखते हैं, जरा समझिए अच्छे से। मैं आपको बताता हूं कि 5/17 भाग कीचड़ में है, कितना ऊपर निकाला? 2/, तो अभी भी कीचड़ में होगा 1/3। किसका? 5/, इसका मतलब यह है कि 5/51 भाग कीचड़ में है। बोलो हाँ या नहीं? बहुत अच्छा लगा। और यह कितने मीटर के बराबर? 15। यानी 5/51 का मतलब क्या? पूरे खंभे की लंबाई 51, पूरे खंभे की लंबाई 51 मीटर। 51 में कितना भाग कीचड़ में है? 5, और कितना है? 15। तो यह 5 भाग की वैल्यू हो गई, 1 भाग की वैल्यू 3, और 3 1 के 3, और 3 5 15, यानी खंभे की लंबाई 153 मीटर। क्लियर? खंभे की लंबाई कितनी आ गई? 153 मीटर। बहुत अच्छा लगा। नेहा, श्वेता, सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छा लगा। 153 मीटर। अब कर सकते हैं? कोई डाउट बेटा? किसी को दिक्कत हो ऑफलाइन वाले बताओ जल्दी से। सर 1/3 आसान है क्या? 1/3 कहां से है? 1/3 कैसे आएगा बेटा? ऊपर कितना निकाला गया है? 2/3। 2/3 का मतलब 3 में 2 ऊपर निकाला, तो इसका मतलब अभी भी बचेगा नीचे, अभी भी जो नीचे बचेगा कीचड़ में जो बचेगा वो 1/3 बचेगा। आशा क्लियर हो गया होगा? हो गया? सबका आ गया? अब कोई डाउट साउट नहीं इसमें? चले आगे बढ़ा जाए। छपे 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 छपो बेटा। छापने के लिए आपके पास फोन है? फोन है ना? फोन, स्मार्टफोन नहीं है? फोटो खींचा करिए, बोर्ड का फोटो खींच कर रूम पर छापिए, है ना? अब हाँ, स्मार्ट स्टडी हो गया सबका। और ऑफलाइन वाले, जो ऑनलाइन वाले हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में देखा करें। क्लियर? चले कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को खूब अच्छे समझिएगा, लिखना नहीं है, ऐसे समझे। चले एक कहानी कहता हूं, पहले एक कहानी सुने, और कहानी सुनकर तब इसका आंसर दी। कहानी तैयार है? देखिए, सपोज करिए कि यह एक बर्तन है। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग मेरी बात सुनेंगे अच्छे से और देखेंगे। सपोज करिए कि यह एक बर्तन है, इसमें तो आपको दिख रहा है, यह मान लेते यह एक बर्तन है और यह खाली है। क्या है? खाली है, पूरा पूरा खाली है। मैं इसे गया तौलवाने, तो तौलवाया जब तो देखा तो 28 किलो का निकला। कितना किलो का? कब? जब यह खाली था, और खाली था तो मैंने इसे तौलवाया तो 28 किलो का निकला। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें 9 लीटर दूध आएगा। कितना? अगर दूध इसमें भरा जाए तो 9 लीटर दूध भर दीजिए तो पूरा भर जाएगा। क्लियर? कितना किलो का था ये? मैक्सिमम कितना दूध, कुल कितना दूध आएगा? 9 लीटर। 28 किलो का था। कब था? जब खाली था। मैंने इसमें 4 लीटर दूध गया बाहर, 4 लीटर दूध भरवा लिया। कितना लीटर दूध भरवा लिया? कितने में? 9 में। कितने में? 9 लीटर में 4 लीटर भरवा लिया, इसका मतलब 4/9 भरवा लिया। हाँ या नहीं? हमने इसमें 4 लीटर दूध भरवा लिया। 4 लीटर दूध भरवाने के बाद फिर मैं इसे तौलवाने गया। फिर मैं जब इसे तौलवाने गया तो
तौल इसका जो निकलता है तब इसका वजन 148 किलोग्राम निकला। कितना निकला? 148 किलोग्राम निकला। अब आपको बताने कि अगर ये पूरा पूरा दूध से भर दिया जाए, यानी 9 लीटर पूरा भर दिया जाए, तब इसका वजन क्या होगा? यही एक क्वेश्चन है। अब इसका मतलब जरा समझे। इसका मतलब यह है कि जब यह खाली था तो कितना किलो का था? बोलो। 28 किलो का था। कब? जब यह खाली था। जब यह खाली था तो 28 किलो का था, लेकिन जैसे इसमें 4 लीटर दूध भरवाया, कितना लीटर? 4 लीटर दूध भरवाया, और कुल कितना था? कुल कितना दूध आता? 9 लीटर। कितना लीटर? 9 लीटर दूध आएगा। 4 लीटर जैसे दूध भरवाया, अब इसका वजन 148 किलो हो गया। यह बताइए इसका वजन बढ़ा या घटा? तो आप कहेंगे सर इसका वजन बढ़ा। कितना किलो बढ़ा? 120 किलो। मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ। कितना किलो बढ़ा? 100। जब यह खाली था कितना किलो का था? 28। अभी कितना हुआ? 148। कितना किलो बढ़ गया? 120 किलो। मैं आपसे पूछूंगा कि यह बताइए कि 120 किलो वजन बढ़ा क्यों? तो आप कहेंगे कि सर क्योंकि इसमें 4 लीटर दूध डाला गया। कितना डाला गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 लीटर दूध का वजन 120 किलो। पक्का? 4 लीटर का वजन 120 किलो, तो 1 लीटर का वजन 30 किलो। अब मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि अगर इसमें पूरा दूध भर दें, यानी 9 लीटर दूध भर दें, तो जब 9 लीटर दूध भरेंगे तो 1 लीटर का वजन 30 किलो, तो 9 लीटर का 270। बहुत अच्छा बेटा, 270 किलो। कितना किलो भाई? 1 लीटर का वजन अगर 30 किलो तो 9 लीटर का वजन 270 किलो। 270 किलो किसका वजन होगा? दूध का। किसका वजन होगा? दूध का। और अब मैं अगर इसमें 270 किलो दूध भर के तब इसे तोलवाऊं तो 28 किलो और आएगा, तो कितना आ जाएगा? 298। 200, तब इसका वजन 298 किलो हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिए आप, क्या ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, श्वेता कुमारी का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पहले समझ जाइए। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक खाली बर्तन का भार, बेटा इधर देखो, कोई वो सब वो मैं देखूंगा, है ना, उधर तुम मत देखो, तुम इधर देखो। क्वेश्चन में कहेगा एक खाली बर्तन का भार 28 किलोग्राम है। इस बर्तन में 4/9 भाग द्रव भर देने से अब इसका भार 148 किलोग्राम हो जाता है। तो बर्तन का भार क्या होगा जब यह पूर्ण रूप से द्रव से भरा हो? इंग्लिश में इस क्वेश्चन कैसे कहेगा कि वेट ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर इज 28 kg व्हेन 4/9 पार्ट ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन इट, देन इट्स वेट बिकम 148 kg। देन कैलकुलेट द वेट ऑफ कंटेनर व्हेन इट कंप्लीटली फिल्ड बाय लिक्विड। इज दैट क्लियर? चले, अब मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा। तैयार हैं? लिखिए क्वेश्चन। लिखेगा एक खाली बर्तन का भार 32 किलोग्राम है। इंग्लिश में भी साथ साथ लिखिएगा, वेट ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर इज 32 kg। एक खाली बर्तन का भार 32 किलोग्राम है। वेट ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर इज 32 kg। लिखा? व्हेन 3/8 part of liquid is filled in it, when 3/8 part of liquid is filled in it, then its weight becomes पहले कितना था? 32। then its weight become 152 kg। then its weight become कितना? 152 kg। इंग्लिश में लिखेगा, सॉरी हिंदी में लिखेगा। हिंदी में क्या लिखा है? एक खाली बर्तन का भार 32 किलोग्राम है। इस बर्तन में 3/8 भाग द्रव भर देने से 3/8 भाग द्रव भर देने से अब बर्तन का भार 152 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 152 किलोग्राम हो जाता है। तो द्रव से पूर्ण रूप से भरे बर्तन का भार क्या होगा? द्रव से पूर्ण रूप से भरे बर्तन का भार क्या होगा? इंग्लिश में
कि when it filled 3/8 part of liquid filled in it, then its weight become 152 kg. Then calculate the weight of completely filled container. कितना? बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्वेता कुमारी का 352, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सब लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। ऑनलाइन में केवल एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी सभी बच्चे और आंसर दें। बहुत अच्छा, 352, बहुत अच्छा। कितना है? चले मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। एक कंटेनर है, जब यह एम्प्टी है, खाली है ना, जब यह खाली है तो कितना किलो का है? 32 केजी का। इसमें कितना लिक्विड भरा गया? 3/। तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अगर 3/8 का मतलब होता है कि टोटल कितना होगा? टोटल 8 यूनिट में जो फील्ड है वह कितना है? 3 यूनिट फील्ड हुआ, राइट। और अब इसका वेट कितना हो गया? नाउ वेट इज इक्वल टू कितना हो गया? 152 केजी। यानी भार में वृद्धि हुई, बोले भार में वृद्धि, राइट। यानी ग्रोथ इन वेट, ग्रोथ इन वेट कितना? 120 किलो। कितना किलो बढ़ा? 100। कैसे पता चला कि खाली बर्तन 32 किलो का था, अभी यह कितने का हो गया? 152 का, यानी 120 किलो बढ़ गया। कारण क्या है इसके पीछे का रीजन? क्योंकि 3 यूनिट हमने द्रव भरा, 3 यूनिट लिक्विड, राइट। क्योंकि हमने इसमें 3 यूनिट द्रव भरा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब यह कहीं ना कहीं 3 यूनिट लिक्विड की वैल्यू है। एक की वैल्यू बताइए? 40 केजी। अगर पूरा द्रव भर दें, अगर टोटल लिक्विड भर दें, कंप्लीटली द्रव भर दें, पूरा द्रव भर दें, तो यह कितना हो जाएगा? पूरा द्रव कितने यूनिट में है? 8। कितने में है? 8। तो गुणित 8 हो जाएगा 320 केजी। यानी 320 केजी तो लिक्विड है, क्या है? यानी इसमें जो लिक्विड आएगा वह कितना आएगा? 320 किलो तो क्या आएगा? लिक्विड। खाली बर्तन कितना है? खाली बर्तन कितना है? 32। तो अब अगर इसका पूरा भार देखा जाए तो अब भार कितना हो जाएगा? नाउ वेट कितना हो जाएगा? 320 प्लस 352 केजी। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर? यानी अब बर्तन का भार कितना हो जाएगा? 352। समझ आ गई बात? 2 क्वेश्चन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो पोल वाला और ये किया क्वेश्चन। यह दोनों में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सी सेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जानते हैं क्यों? अब आप इसे सोचिए, अगर एक्स वाई से करते तो कैसा होता ये? अगर इस क्वेश्चन को एक्स वाई से करते तो इसका सीन कैसा होता है ना। अब आप इसे ओरल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओरल। ओरल एक बार मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ बोलिए सब लोग। ओरल कैसे होगा? देखिए, ओरल का मतलब समझते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लग जाएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। खाली बर्तन था, मेरे साथ सबकी नजर एक बार मेरी तरफ हो, और जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी अपने यहां बोले कि जब ये खाली था तो कितना किलो का था? बाद में कितना हुआ? 152। कितना किलो बढ़ा? क्यों बढ़ा?
क्योंकि इसमें 3/8 भाग द्रव भरा गया। 3/8 का मतलब क्या होता है? 8 में 3। 8 में 3 की वैल्यू कितनी? 120। 1 की वैल्यू 40। अगर 8 भर दिया जाए तो 320 किलो लिक्विड आएगी, 32 किलो बर्तन, 320 32 352। नहीं, यानी हमने नोटबुक और पेन का यूज नहीं किया, हमने केवल कॉमन सेंस का यूज किया, हमने XYZ का यूज नहीं किया। मेरी बात समझ आ गई? ऑनलाइन वाले तो एकदम शांत हो गए हैं भैया। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? चले नेक्स्ट चलते हैं। चला जाए, लिखे। मिथिलेश, ठीक है सब? चाय का इंतजाम नहीं होता? होता है यहाँ, थोड़ा सा मेरी आदत है वो क्लासरूम में। चलो, क्लासरूम में सब अलाउ नहीं है क्या? तब ठीक है यार, तब तो थोड़ा सा ले सकते हैं। अब नहीं, अब तो छोड़िए, अब कल से चले। सुबह सुबह समझते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। यस सर क्लियर है। श्वेता कुमारी यस सर क्लियर है। अभिषेक ने कहा यस सर क्लियर है, लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग। चले, बहुत अच्छा, लिखिएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसी को, है ना? या मैं आपको इसे दे देता हूं बोर्ड पर और आप इसे बता दीजिएगा मुझे। इज दैट क्लियर? हाँ, बोर्ड पर देता हूं। देखिए, एक खाली बर्तन है। कैसा बर्तन है? बोलो, चिल्लाओ। कैसा बर्तन है? बहुत अच्छा, एम्प्टी है, खाली है। तब यह 48 किलो का है। कितना किलो का? जैसे ही इसमें 5/12 भाग लिक्विड भरा गया। कितना भरा गया? कितना भरा गया? 5/12 भरा गया। अब इसका जो वेट है, अब जो वेट है वह एक W फॉर वेट, भार, W फॉर वेट यानी भार। अब इसका जो भार है 148 किलोग्राम हो गया। कितना किलोग्राम हो गया? तब आपसे पूछेगा कि जब पूरी तरह यह भरा हो, कैसे भरा हो? तब आपसे पूछेगा कि पूर्ण रूप से भरा, पूर्ण रूप से भरे, पूर्ण रूप से भरे बर्तन का भार, बर्तन का भार। मेरी बात सुन आ रही है? पूर्ण रूप से भरे बर्तन का भार, यानी वेट ऑफ कंप्लीटली। ये क्या हो गया भैया? आ जाइए। ये क्या हो गया भैया? दिस हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया। देन वेट आप क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली, है ना, फिल्ड कंटेनर। अब आपसे कह रहा है कि द्रव से पूर्ण रूप से भरे बर्तन का भार क्या होगा? कितना? 288, 288। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इधर भी आंसर आ गया। श्वेता, अभिषेक, इधर भी और इधर भी। आप किसका किसका 288 है? आपका और आपका, सबका आ गया। चलो बेटा, ऐसे ओरल इसे बता दो। ओरल बताओ, जुड़ो मेरे साथ। चलो, जब ये खाली था कितने किलो? चिल्लाओ, मुंह से बोलना पड़ेगा। जब ये खाली था कितने किलो था? 48। कितना भरा गया द्रव? 5/12। व्हाट्स मीनिंग ऑफ 5/12? इसका मतलब पूरा का पूरा द्रव 12। 12 में कितना भरा गया? 5। अब वजन कितना हो गया? 148। कितना किलो बढ़ा? 100। कारण 5 किलो, सॉरी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 20। अगर यह 12 यूनिट भर दिया जाता हो 240। 240 किलो लिक्विड हो गए, 48 किलो बर्तन, 288। क्लियर? अब कोई डाउट? कर सकते हैं। बस करें, एक और कहानी बताएं कि बस करें? एक और, इसका रिवर्स, इसके रिवर्स की कहानी कल कहेंगे, मुझे लग रहा है ना। आज समय ज्यादा हो गया है, तो एक बार बुला लीजिए उन्हें, टेक्निकल, जो टेक्निकल वाले हैं। बंद करना होगा ना, तो बस करें आज। चले, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं? और पता चल गया मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, हाँ, है ना? तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वालों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। और बहुत, बस करें आज। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा। हम कल की क्लास सुबह 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट करेंगे। 9 से 11 हमारी क्लास होगी। 9 से 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे और कल इसे आगे ले चलेंगे, राइट? एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी सी सेट
पढ़िएगा, सी सेट के मैथमेटिक्स पढ़िएगा, बिना फार्मूले के पढ़िएगा, बिना ट्रिक्स से पढ़िएगा, एप्टीट्यूड से पढ़िएगा, उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने के साथ साथ ह्यूमैनिटी में भी उद्धार होगा। एक चीज़ बता दूं कि अगर मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ लिया कॉमन सेंस से तो ह्यूमैनिटी मुझसे यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको और आईआर में, साइंस और साइंटिफिक में अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और जो बच्चा मैथमेटिक्स का कॉमन सेंस, मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड अगर ह्यूमैनिटी में अप्लाई किया, पॉलिटी का आंसर लिखना है, लगा दो, अप्लाई कर दो, समझो उद्धार हो जाएगा। और यूपीएससी भी हमसे यही मांगती है कि आप अपने एप्टीट्यूड को करिए, आप अपने करंट नॉलेज को बताइए, है ना। संविधान का 153वां संशोधन क्या था, उससे मतलब नहीं है, उससे करंट सिनेरियो में, करंट सोशल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, इको स्ट्रक्चर में, बात समझ रहे, क्या फर्क पड़ा है, यह वो हमसे डिमांड करता है। और हम लोग क्या लिखते हैं, पुराना वाला। तो यह पुराना वाला क्यों, नया वाला कब लिखेंगे, जब कॉमन सेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू।